हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट पार्ट ऑफ एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन। और जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसको हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ये बहुत सारी चीजों का बेसिक्स होता है, आपको बहुत सारे बेसिक्स यहाँ से क्लियर होंगे। तो सबसे पहले है, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको याद आ रहा होगा, हमने देखिए क्या पढ़ा था लास्ट टाइम। अगर आप पिछली वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो हमने पढ़ा था डेनियल सेल। डेनियल सेल के बारे में पढ़ा था। डेनियल सेल में क्या था कि जो किसी आयन की नेचुरल टेंडेंसी होती है उसी के अकॉर्डिंग ये चल रहा था। जैसे एक तरफ जिंक था, जिंक इलेक्ट्रोड था डेनियल सेल में, एक तरफ कॉपर इलेक्ट्रोड था। ये ZnSO4 सॉल्यूशन था इधर, और इधर CuSO4 सॉल्यूशन था। अब देखिए, जो जिंक आयन है, अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो रिडक्शन पोटेंशियल जो जिंक आयन का होता है वो कम होता है, वो लेस होता है। और कॉपर का क्या होता है, मोर होता है, मतलब जिंक से ज्यादा होता है। अब मैंने आपको बताया जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका रिडक्शन होगा। तो सिंस इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, इसका रिडक्शन होगा यहाँ पे कॉपर का। कॉपर का मीन्स कॉपर आयंस का रिडक्शन हो जाएगा किस में, कॉपर में। और यहाँ पे सिंस इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो इसका क्या होगा, इसका होगा ऑक्सीडेशन। यहां तक बात क्लियर थी, इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ये इनकी नेचुरल टेंडेंसी है। अब नेचुरल टेंडेंसी के फलस्वरूप क्या होता है कि उस सेल में, यानी कि डेनियल सेल में क्या हो जाता है कि एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है, एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। और उसी वो क्या होता है, वो एक इंटरनल पोटेंशियल होता है। इंटरनल पोटेंशियल होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल पोटेंशियल। मतलब जो इन रिएक्शंस के थ्रू ही जो पोटेंशियल डेवलप हुआ उसको बोलते हैं इंटरनल पोटेंशियल। अब क्या हुआ, और उस इंटरनल पोटेंशियल की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 1.1 वोल्ट, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। अब तक तो यही है। अब देखिए, अब जरूरी तो नहीं है कि मुझे कॉपर को रिड्यूस करना है, सपोज मुझे जिंक को रिड्यूस करना हो, है ना। और सेटअप मैंने यही लगा दिया। तो हमने क्या किया था, उसमें एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा दिया था, एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा दिया था जिसकी वैल्यू 1.1 वोल्ट से ज्यादा थी। जैसे ही एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया तो ये जो रिएक्शन है ये रिवर्स हो गई, यानी कि अब जिंक आयन क्या हो रहे थे, जिंक आयन रिड्यूस हो रहे थे, और कॉपर आयन क्या हो रहे थे, ऑक्सीडाइज हो रहे थे। ठीक है जी, यहां तक आपको आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। और जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जिसकी वैल्यू इंटरनल प्रेशर से ज्यादा है, तो जो आपके ये इलेक्ट्रोड है इनकी जो नेचर है वो भी चेंज हो जाता है। मींस एनोड जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता पाई जा रही थी वो चेंज हो जाएगा किस में, कैथोड में। और जो कैथोड है, जहां पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन नहीं थे, वहां पे क्या थे, आयन थे, वो चेंज हो जाएगा एनोड में। यहाँ पे एनोड में क्या होता है, एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डेनियल सेल में एनोड पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ये कॉपर है, ये सॉल्यूशन में जाएगा, कॉपर आयन दे देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छूट जाएंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी। लेकिन जैसे ही आपने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया तो ये एनोड किस चीज में चेंज हो जाएगा, इस चीज एनोड चेंज हो जाएगा कैथोड में, क्योंकि रिएक्शन ही रिवर्स हो गई। तो आई होप आपको ये सब जो पॉइंट्स थे ये बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब था कि इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज इज यूज्ड, ये तो बताया अभी, टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। और ये केमिकल रिएक्शन भी कौन सी होती है, ये केमिकल रिएक्शन भी कौन सी होती है, ये केमिकल रिएक्शन होती है नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। जबकि डेनियल और गैल्वेनिक सेल्स में कैसी हो रही थी, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है उनके बहुत इंपॉर्टेंस है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। लेबोरेटरी में इनका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, केमिकल इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। वन ऑफ द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ 2 कॉपर स्ट्रिप्स। अब जो बहुत ही सिंपलेस्ट आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया और इसमें 2 कॉपर स्ट्रिप डिप कर दी। दोनों जो स्ट्रिप्स है वो कॉपर की है। एक आपकी इसमें से कैथोड की तरह काम करेगी, एक एनोड की तरह काम करेगी। इफ अ डीसी, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, वोल्टेज इज अप्लाइड टू द 2 इलेक्ट्रोड्स, देन अब डीसी
इन दोनों इलेक्ट्रोड के थ्रू हमने डायरेक्ट करंट इसमें अप्लाई कर दी, मतलब बाहर से करंट दे रहे हैं। देन Cu2 पॉजिटिव आयंस डिस्चार्ज एट कैथोड, तो इसमें से जो कैथोड है, और सिंस ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है तो कैथोड पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कैथोड पे क्या हो जाएगा, कैथोड पे डिस्चार्ज किसका होगा, Cu2 पॉजिटिव आयंस का। Cu2 पॉजिटिव आयंस कैथोड पे जाएंगे, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और रिड्यूस किस में हो जाएंगे, कॉपर में। और इसका उल्टा क्या होगा, एनोड पे। तो एनोड पे क्या होगा, एनोड से जैसे कॉपर है, ये यहाँ से Cu2 पॉजिटिव आयंस किस में आ जाएंगे, आपके सॉल्यूशन में आ जाएंगे। यहाँ पे पीछे क्या छोड़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स छोड़ जाएंगे। तो अब आगे चलते हैं। तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसमें कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब इसका मतलब जो कॉपर है वो डिसॉल्व हो जाएगा या फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा एट एनोड। तो एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, एंड डिपॉजिटेड एट कैथोड। और कैथोड पे क्या होगा, डिपॉजिट। कैथोड पे डिपॉजिट क्या होगा, कैथोड पे इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। दिस इज द बेसिस फॉर एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच, अब ये बिल्कुल बेसिस है इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए। इसमें क्या करेंगे, इम्प्योर कॉपर को कन्वर्ट कर देंगे कॉपर ऑफ हाई प्योरिटी से। कैसे, इम्प्योर कॉपर को हम बनाएंगे क्या, एनोड, और जो दूसरा रोड है उसमें क्या लगाएंगे, हम प्योर कॉपर लगाएंगे। तो इम्प्योर कॉपर में से कॉपर आयंस निकलेंगे, किस में जाएंगे, सॉल्यूशन में, और फिर कैथोड पे जाके वो क्या हो जाएंगे, वहां पे जमा हो जाएंगे। द इम्प्योर कॉपर इज मेड एन एनोड एट दैट डिसॉल्व ऑन पासिंग करंट, बट करंट एंड प्योर कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। यही हमने बताया कि जब आप इम्प्योर कॉपर को एनोड बना देंगे, फिर आप करंट पास करेंगे। जैसे ही आप करंट पास करेंगे, एक्सटर्नल करंट पास करेंगे, तो यहाँ से एनोड से जो कॉपर आयंस है वो सॉल्यूशंस में चले जाएंगे। जब कॉपर आयन सॉल्यूशन में चले जाएंगे, फिर वो जाएंगे कैथोड के पास। कैथोड पे उसको मिलेंगे इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे ये जमा हो जाएंगे। क्या जमा हो जाएगा, प्योर कॉपर जमा हो जाएगा। बहुत सारे मेटल्स और भी हैं, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जो बहुत लार्ज स्केल पे इसी प्रोसेस के थ्रू प्योरीफाई किए जाते हैं। अब देखिए, और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई भी सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट इनको नहीं मिलता है, तो इसी के थ्रू, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू इनको रिड्यूस करते हैं। क्योंकि देखिए इसमें कोई अलग से एजेंट की जरूरत थोड़ी पड़ी है, इधर भी कॉपर है, इधर भी कॉपर है। अब देखिए, सोडियम और जो मैग्नीशियम मेटल्स हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं कैसे, इसमें किसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, देखो फ्यूज क्लोराइड का। तो सोडियम और मैग्नीशियम को प्योर फॉर्म में लाने के लिए इनके फ्यूज क्लोराइड का यूज करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। और सोडियम और मैग्नीशियम प्योर फॉर्म में कहाँ मिलेगा, कैथोड पे। सोडियम का फ्यूज क्लोराइड कैसे होगा, NaCl की फॉर्म में। मैग्नीशियम का क्या होगा, MgCl2 की फॉर्म में। लेकिन जब आप एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड का करना पड़ेगा, यानी Al2O3 का करना पड़ेगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Ne3Al(F6). तो एल्यूमिनियम के लिए Al2O3 का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट। अब क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है, जिसमें हमें क्वांटिटी का पता चले कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई, कितना मेटल डिपॉजिट हुआ। ये सब जानने के लिए माइकल फेराडे ने 2 अपने रूल दिए। कौन से ईयर में, 1833 एंड 34 में। अब इनको बहुत फेमसली माना जाता है, फेराडेज 2 लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए इसका पहला लॉ है कि द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय अ करंट। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं, बाहर से करंट पास करते हैं केमिकल रिएक्शन करने के लिए। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शन की अमाउंट हो रही है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जितनी करंट आप पास करोगे, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आप पास करोगे, उसके प्रोपोर्शनल होगी क्या, जितनी भी आपकी रिएक्शन हो रही है किसी भी इलेक्ट्रोड पे। ऐसा क्यों, देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो वैसे भी रिवर्स रिएक्शन होती है, मतलब जो ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं। अब वो खुद से तो होगी नहीं, तो जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करोगे उतनी ही रिएक्शन होगी। इसको सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। अब देखिए सेकेंड लॉ,
सेकंड लॉ में बोला कि सपोज बहुत सारे डिफरेंट सब्सटेंसेस आपने क्या कर दिया, सॉल्यूशन में डाल दिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट आपने सॉल्यूशन में डाल दिए, और फिर उनको हमने क्या किया, हमें देखना है कि उसकी कितनी क्वांटिटी इलेक्ट्रोड पे जमा हुई। तो जो जो जितनी उनकी क्वांटिटी इलेक्ट्रोड पे जमा हुई वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, वो प्रोपोर्शनल होगी उनके केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स के। जितना उनका केमिकल वेट होगा, इक्विवेलेंट केमिकल वेट होगा, उसके प्रोपोर्शनल होगी जो उनकी क्वांटिटी जमा होगी कहाँ पे, इलेक्ट्रोड्स पे। कैसे, देखिए किसी का केमिकल वेट ज्यादा है, किसी का केमिकल वेट कम है ना, तो उनका इक्विवेलेंट देख लेंगे कि इक्विवेलेंट कितना बैठ रहा है, तो उसके प्रोपोर्शनल होगी। देखिए जिसका कम होगा, है ना, जिसका वेट कम होगा वो ज्यादा जल्दी डिपॉजिट करेगा, और जिसका वेट ज्यादा होगा, इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा, उसका जो डिपोजिशन होगा वो उतना ही लेट होगा। ऐसा ही तो होगा, यही तो हमने पढ़ा था अभी तक। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, और अगर आपको इक्विवेलेंट लेट निकालना है तो आप एटॉमिक मास ऑफ मेटल लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कैटायंस। उस कैटायन को रिड्यूस करने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसके लिए। तो जैसे Al3 पॉजिटिव का निकालना है आपको इक्विवेलेंट वेट, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास लिख देंगे यहाँ पे जितना भी होगा, और कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको रिड्यूस करने के लिए, 3। तो ये इसका हो जाएगा इक्विवेलेंट, ये इसका हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट। अब फैराडे के समय क्या था कि कोई भी डायरेक्ट करंट का सोर्स अवेलेबल नहीं था। तो डायरेक्ट करंट मतलब जिसमें कांस्टेंट करंट पास करते रहे, ऐसा कोई सोर्स अवेलेबल नहीं था। तो उसने यूज किया कूलोमीटर। तो कूलोमीटर क्या होता है, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड और कंज्यूम। मतलब कि इसमें हम पता लगाते हैं कि जितना भी हमारे इलेक्ट्रोड पे मेटल जमा हुआ उसके लिए कितनी क्वांटिटी हमने पास की उस सॉल्यूशन में। तो ये स्टैंडर्ड पहले यूज करते थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, लेकिन आज के टाइम में जो डायरेक्ट करंट सोर्स है, मतलब जो कांस्टेंट करंट सोर्स है, बहुत सारे अवेलेबल है। तो आज के टाइम में हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम डिनोट करते हैं Q से। ये होगा इज इक्वल टू I इंटू टी, जहां पे I है आपकी क्या, इलेक्ट्रिसिटी एंड T है टाइम। तो Q इन कूलाम्स, Q को हम किस में मेजर करते हैं, कूलाम में। I जो आपकी करंट है वो है एम्पियर में, जितनी एम्पियर की आप करंट यूज करते हो, कितने समय के लिए यूज करते हो वो है T। तो जितनी एम्पियर जितने समय के लिए यूज किया वो आपकी क्वांटिटी आ जाएगी। द अमाउंट, जैसे कि आपको 5 एम्पियर की कोई आपकी करंट है और वो 2 घंटे आपने यूज की, तो आप घंटे को किस में कर लेंगे चेंज, सेकेंड्स में। 2 आवर्स, जैसे 5 एम्पियर की करंट है और 2 आवर्स के लिए आपने किया, 2 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, 120, तो 120 तो जगह 600 कूलाम्स, ये कूलाम्स में होता है ना, जो 600 कूलाम्स आपकी क्वांटिटी पास हुई किसमें, जो भी आपने मेटल डिपॉजिट किया। ठीक है, ये आपको शायद अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिपेंड्स ऑन स्टोइकियोमेट्री। देखिए जितने भी इलेक्ट्रिसिटी है उसकी जो अमाउंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड करेगा। और स्टोइकियोमेट्री किसकी, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी। देखिए जैसे ये एग्जांपल है Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन Ag। अब देखिए ये अगर इसके आगे कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 मोल है, इसके आगे कुछ नहीं, ये 1 मोल है, ये भी 1, यानी कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ सिल्वर आयंस। यानी कि 1 मोल सिल्वर आयंस को रिड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर ये मॉलिक्यूल में है, सॉरी अगर ये एटम्स में है, तो एक आयन, एक सिल्वर एटम को रिड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल Ag पॉजिटिव आयंस को रिड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। We know that charge on 1 electron is equal to 1.6021 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो ये बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से याद करना है कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6, इसको मोटा मोटा ऐसे लिखते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो 1 मोल पे कितना चार्ज होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, 1 मोल में कितना होगा, इसमें 1 मोल की मल्टीप्लाई कर देंगे कि Na इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। Na की वैल्यू आपको पता ही है कितना होता है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल इनवर्स इंटू 1.6021
इंटू 10⁻⁻19। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके C की वैल्यू आएगी 96487 कूलाम पर मोल। मतलब इतने कूलाम एक मोल को रिड्यूस करने के लिए इतनी क्वांटिटी चाहिए, यानी इतने कूलाम चाहिए, और इसी को हम बोलते हैं क्या, 1 फैराडे। और देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए इसे 487 को हम इक्वेट कर देते हैं 500 से। तो दिस क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड फैराडे। देखिए एक किसी भी सब्सटेंस के एक मोल को रिड्यूस करने के लिए जितनी भी क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी यूज होती है, उसको बोलते हैं 1 फैराडे। तो इसको हम बोलते हैं 1 फैराडे, ठीक है। तो द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड फैराडे, और 1 फैराडे कितना होता है, 96500 कूलाम पर मोल। ठीक है जी, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देते, देखो यहाँ से एक मोल आयंस को रिड्यूस करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं 1 फैराडे। और 1 फैराडे होता है 96500 कूलम पर मोल। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये नीचे रिएक्शन देखिए, इसका स्टोकियोमेट्री 1 है, इसका स्टोकियोमेट्री 1 है। देखिए एक मोल मैग्नीशियम आयन को रिड्यूस करने के लिए कितने मोल चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि इसको कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, यानी कि 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और एक मोल एल्यूमिनियम आयन को रिड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ रही है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ रही है। 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे यही है। अब देखिए बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि 50,000 एम्पियर तक की करंट भी यूज करते हैं, और अमाउंट कितनी आती है उसके लिए, और अबाउट टू 0.518 फैराडे पर सेकेंड। इतना आपको फैराडे हर सेकंड उसको चाहिए होता है, क्या, रिड्यूस करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन देखें, यहाँ से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक सॉल्यूशन है CuSO4 का, उसको 10 मिनट तक इलेक्ट्रोलाइज किया with a current of 1.5 एम्पियर। What is the mass of copper deposited at cathode? हमें पता है कैथोड पे डिपॉजिट होता है ना, जो मास होता है प्योर। तो कितना मास डिपॉजिट हुआ कहाँ पे, कैथोड पे। तो चलिए इस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज किया 10 मिनट तक। तो देखिए आप ये फॉर्मूला हमेशा याद कीजिए, चार्ज होता है क्या, चार्ज यानी Q होता है I इंटू टी। आई होता है आपका करंट और टी होता है समय। जो क्वांटिटी है आपकी वो कैसे निकलेगा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे निकलेगी, कि टोटल क्वांटिटी कितनी यूज हुई, क्वांटिटी होगा इलेक्ट्रिसिटी इनटू टाइम, कितने समय के लिए आपने उसको उसमें इन्वॉल्व किया। तो Q इक्वल टू होगा I इंटू 2, और I हमारा है 1.5 एम्पियर, और T हमारा क्या हुआ, ये कितनी देर के लिए, क्या, 10 मिनट्स। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 10 मिनट्स में कितने हैं, 600 सेकंड। तो चार्ज हमारा हुआ 1.5 इंटू 600 सेकंड, यानी कि 900 कूलाम। देखिए आई एम्पियर सेकंड को ही क्या बोलते हैं, कूलाम बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आपका रिड्यूस होगा, ये तो हमने डेनियल सेल में पढ़ा था। इसका मतलब इस वाले रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, देखिए एक मोल कॉपर आयन को रिड्यूस करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यानी कि 2 फैराडे आपकी क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो 2 फैराडे, और फैराडे की आपको वैल्यू आपको पता है कितनी, 96487। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए इधर बता देते हैं। ऐसे है ये Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये रिड्यूस हो रहा था कॉपर में। इसका स्टोकियोमेट्री 1 है, यानी कि 1 मोल कॉपर आयंस को रिड्यूस करने के लिए कितने मोल चाहिए इलेक्ट्रॉन्स के, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। एक फैराडे में कितना, क्या वैल्यू होती है, एक फैराडे की वैल्यू होती है 96487 कूलम। तो ये आपकी हुई इतने कूलम। तो आप देखिए जो Cu का जो आपका एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है, 63। ठीक है जी, यानी कि
अब देखिए, यानी कि 2 इंटू 96487 कूलम जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कितना आपका कितना एटॉमिक वेट डिस्चार्ज करेगी, कितना एटॉमिक वेट डिपॉजिट होगा आपका कैथोड पे, 63 ग्राम। ठीक है, 63 ग्राम। तो एक कूलम कितना ग्राम करेगा आपका कैथोड पे डिपॉजिट वेट? तो 63 ग्राम अपॉन, ये डिवाइड में आ जाएगा पूरा, 2 इंटू 96487। देखिए आप हमेशा याद रखिए, अगर ज्यादा के लिए कोई चीज दी हुई है कि इतने में इतना होता है, आपको वो चीज 1 के लिए चाहिए, तो आप इसमें यहाँ पे इसको छोड़ देंगे 1 कूलम और इसको दूसरे जो सामने है उसके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है कितना, क्वेश्चन में है कि 900 कूलम से कितना जमा होगा, तो 900 कूलम से होगा 63 इंटू 900 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96487, इसकी वैल्यू आएगी 0.2938 ग्राम। यानी कि 900 कूलम जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 0.2938 ग्राम जो कॉपर है वो डिपॉजिट करेगी कहाँ पे, कैथोड पे। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो, ये तो बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है, तो आपको आई होप ये अच्छे से समझ में आया हो। तो अगला हम टॉपिक करेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।